लाहौर में एक शैतानी पार्टी हुई। क्या पाकिस्तान के अंदर LGBTQ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है? लड़के आपस में गंदगी फैला रहे हैं। इसी पार्टी के कुछ लोग हिस्सा थे जिन्होंने यहाँ की वीडियोस जो हैं वो फैशन डिजाइनर मारिया बी को भेजी। हर काम MM आलम रोड पे होता है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, मैं भी इसको मुझे भुगतना पड़े। पुलिस का कहना ये है कि वो ये काम कर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा फहाशी कौन किस तरह फैलाएगा उतने पैसे उसको मिलेंगे। पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर डकी भाई इस टाइम मुश्किल में है। जब भी किसी इदारे को हाईलाइट करना हो तो ऐसे बंदे का चुनाव किया जाता है जिसके पहले से व्यूज हो। क्या असल में जो लाइफस्टाइल ये दिखाते हैं वो असल में होता है या नहीं? ड्रीम हाउस कितने लोग इम्प्रेस थे, तो ड्रीम हाउस की हकीकत भी खुल गई। मुबैना तौर पे डकी पर काफी तशद्दुद भी हुआ है। मैं इस उम्मीद पर बैठी हूँ कि मुझे नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की तरफ से टीवी पर एक टिकर चलता हो कि हमने डकी के इस केस को मेरिट पर कर दिया है। रूह खुश हो जाएगी मेरी। रिसेंटली आपने कोर्ट राधा किशन के एक ऐसे गांव में शो किया जहां पर इश्तिहारी मुल्जिमान राइफलें लेकर गली मोहल्लों में घूमते हैं। इस बच्ची को इसके घर से आके उठा के ले गए, ये छोटी बात नहीं है। 20 दिन वहां पर रखा, आइस खाने में मिला देते थे, दरवाजा गाड़ी का खोल के फेंक के आगे चले गए। मैं आपको इंडियन मूवी का सीन नहीं सुना रही। मेरी बेटी दी इज्जत लुट ली, मेरी लुट ली, मेरा बंदा मारता, मैं की करा दसो। रिसेंटली सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस आपके सामने से गुजरी होंगी जिसको देखकर आपको लगा होगा कि ये किसी वेस्टर्न कंट्री में कोई नंगा नाच किया जा रहा है, लेकिन वो कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं बल्कि लाहौर का एक पॉश इलाका है जहाँ पर एक पार्टी रखी गई। लेकिन अब सवाल बनता है कि पुलिस की नाक के नीचे ये पार्टी हो कैसे गई और पुलिस ने क्या अब तक किसी को गिरफ्तार किया है? इसके बाद अगर हम बात करें मशहूर यूट्यूबर डकी भाई की, वो इस टाइम पे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तहवील में 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। क्या आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलात में कमी आएगी? और फिर कोर्ट राधा किशन का भी आज के पॉडकास्ट में एक ऐसा वाक़या आपके सामने रखूंगा जिसके बाद आपको भी लगेगा कि इस मुल्क के अंदर क्या जंगल का कानून है। इन तमाम स्टोरीज़ की डिटेल्स को जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। तहमीना, इस टाइम की सबसे वायरल स्टोरी। लाहौर में एक शैतानी पार्टी हुई जिसके अंदर 50 से 60 लोग गए और वहाँ पर जो कपड़े पहने हुए थे, जिस तरह का डांस हो रहा था, वो मेरे ख्याल से लाहौर के अंदर हम सोच नहीं सकते, पाकिस्तान के अंदर कभी देखा नहीं इस तरह से। क्या पाकिस्तान के अंदर LGBTQ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है? अच्छा, जिस हवाले से आपने सवाल किया है कि क्या ये जो रवाज है इसको सरेआम किया जा रहा है, मैं इसको इस तरह से बात करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ आवाम बड़े सादे सिंपल वर्ड्स को आसानी से समझ जाती है। हमारा ताल्लुक चूँकि मीडिया से है, मेरा भी और आपका भी, और मेरे ख्याल से आधी उम्र गुजर गई चैनल्स पर। जब हम किसी भी चैनल के मेकअप रूम को देखते हैं तो उसके अंदर मेकअप आर्टिस्ट भी देखते हैं। मेकअप आर्टिस्ट जब हम देखते हैं तो उसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। मैं तमाम मेकअप आर्टिस्ट को निशाना नहीं बना रही, मैं जनरली तौर पर एग्जांपल के तौर पे रख रही। आपने देखा जब मैंने स्टार्ट किया इस फील्ड को तो मुझे जब फर्स्ट टाइम ऑडिशन देना था, मेरे पास आया लड़का, मेकअप करना है। मैं हैरान परेशान, इसने मेकअप करना है मेरे, इसके तो अपनी दाढ़ी मूछे, लड़का है ये कैसे करेगा। तो इस चीज़ को कोई इतना ख़ास बुरा नहीं समझा जाता फील्ड में। होता लड़का है, हरकतें लड़कियों वाली करता है, बाजी बाजी बाजी, ये गुफ्तगू और ये अंदाज होता है, लड़कियां फ्रैंक हो जाती हैं, काम शुरू हो जाता है। अब हम क्या कहेंगे कि ये ख्वाजा सरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने मर्द पैदा किया। अब इस तरह से आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम भी मैं करने के लिए गई थी हाफिज़ाबाद में। वहाँ पर ये प्रोग्राम मेरा बहुत वायरल हुआ था। लड़की थी जिसकी नाजेबा वीडियोस 50 से 60 बाकायदा वायरल हुई और मैंने सवाल किया तो उसका भाई एक बहुत धाड़े मार मार के रो रहा था। वो जब मेरे पास से गुजरा तो मैंने उसको गौर से देखा, मैंने कहा कद इसका लड़कों वाला है और चलता ये लचक लचक के है। जब मैंने उसको फ्रंट से देखा, करीब से मेरे गुजरा, तो उसने बाकायदा प्रॉपर प्लकिंग कराई हुई थी। बाकायदा तौर पर उसने अपनी ये दाढ़ी वाली जगह को लेज़र करवा के स्किन स्मूथ की हुई थी जैसे लड़कियों की होती है, दाढ़ी शाड़ी ना आए। मैंने कहा भाई मैंने आपसे बात करनी है, आप मेरे से बात करें। कहता बाजी मैं आप तो नाल गल करनी। मैंने कहा बह जा, फिर इत्थे बैठ गया। फिर मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा तुम्हें कोई कसर है? आगे से कहता है हाँ जी मुझे कसर है। अब मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको क्या कहूँ कि तुम ख्वाजा सरा हो, पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं, क्या मैं इसको कहूँ कि तुम ये जान के बने हुए हो, बहरूपी हो, समझ ना आए। मैंने कहा तुम्हें कोई कसर है? कहता जी। मैंने कहा पैदाइशी है? कहता जी। साथ उसकी माँ बैठी हुई क्या कह रही है, बकवास कर रहा है, नू मुंडा जमिया सी, इन्ने साडा छड़िया कुछ नहीं और ये और वो।
बेसिकली वो एक लड़का पैदा हुआ था, अपना हुलिया ख़राब करके, प्लकिंग करा के, मेकअप करके, अपना कॉस्ट्यूम, अपना हुलिया चेंज करके वो पार्टीज़ में जाके डांस करता था, और इस काम को करने से पैसे शॉर्टकट वे में ख़ास से ज़्यादा आ जाते थे। अब उसने कहा नहीं जी, मैं तो पैदाइशी ऐसे था, मुझे तो फीलिंग्स ही ऐसी आती हैं, मैं महसूस करता हूँ मैं लड़की हूँ, ये है वो है, ये सब ड्रामेबाजी थी। इस तरह का तबका हमारे पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इंटरेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ तशहीर, एड्स, पैसे, सोशल मीडिया और अकाउंट्स। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस पार्टी के हवाले से, इस इवेंट के हवाले से, ये हो रहा था जनाब गुलबर्ग में, और गुलबर्ग में 50 से 60 लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं ना, वो एक अच्छी खासी बड़ी जगह होती है, एक हॉल होता है। अब वहाँ लाइटिंग है, डांस हो रहा है, म्यूज़िक है, अजीबोगरीब किस्म का जो हमने देखा। वहाँ पे लड़के आपस में गंदगी फैला रहे हैं, जिसको नाम दिया जाता है इवेंट का। अब इवेंट में अगर तो सरेआम लड़के और लड़के, हम जिन्स परस्ती भी कह सकते हैं, हम गंदगी कर रहे हैं, तो मैं उसको क्या कहूँगी कि हाँ, बाकियों को ट्रेंड किया जा रहा है। मेरे से फैसला कराएं तो मैं कहूँगी सबसे पहले पकड़ लो इसके मालिक को, उसके बाद पकड़ लो इसके मैनेजर को, और फिर पकड़ लो ये स्टूडियो कितने रेंट पर गया, क्या गया, किस तरह से गया। किसी भी जगह पर लाहौर में कानून ये कहता है जहां आवाम को इकट्ठा करना है, आप इस चीज़ की परमिशन पहले पुलिस से लेते हैं। मुतलका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से, मुतलका नसीराबाद लगता है इनको, आप वहाँ से लेते हैं, वो आपको अलाउ करते हैं, देन फिर आप आगे अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। इसकी कोई इजाज़त नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, कहा यह गया था जी इवेंट हो रहा है। अच्छा, इसमें ये कहा गया था कि वहाँ पर कोई शूटिंग रखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग क्या पॉर्न वीडियोस की हो रही थी? सवाल है मेरा, किस चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही थी भैया आपसे? पुलिस पूछे ना जाके कि आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मुझे बता दें, कोई लॉन के कपड़ों की रिकॉर्डिंग है या फिर पॉर्न वीडियोस की रिकॉर्डिंग हो रही है? एक नई चीज़ आप लोगों ने निकाल दी है। हम सुनते थे कि फहाशी होती है, ब्रॉथल हाउसेस में गंदगी फैलाई जाती है, लड़कियां जाती पैसे कमाती, गंदगी है। अब तो लड़के शुरू हो गए भाई, एक नया ट्रेंड आप लोगों ने दे दिया। और हम रहते हैं इस्लामी माशरे में, हम मुसलमान हैं अली, मुझे बहुत दुख होता है इस टाइप की चीज़ें देखकर कि हमारे यहाँ किस किस किस्म के ट्रेंड्स आ रहे हैं। जो गोरे करते थे, जिनको पाकी पलीती का पता ही नहीं, हलाल हराम का पता ही नहीं है, अब वो सब कुछ हमारे यहाँ उन एरियाज़ में होता है जो पोश हैं, जहाँ नॉर्मल बंदा नहीं जा सकता। 5,000 रुपये टिकट है इस इवेंट की। अब जो 5,000 रुपया टिकट दे के जाएगा ना, उसको बहुत क्रेज़ होगा कि मैं देखूं होता क्या है। पहली दफ़ा देख के आएगा, दूसरी दफ़ा 2 स्टेप आगे जाएगा, तीसरी दफ़ा वो खुद उनमें शामिल होगा। अच्छा, इसी पार्टी का कुछ लोग हिस्सा थे जिन्होंने यहाँ की वीडियोस जो हैं वो फैशन डिज़ाइनर मारिया बी को भेजी, और मारिया बी ने इस पर आवाज़ उठाई। मुबैना तौर पे इतला है कि पहले जब ये इवेंट हो रहा था पुलिस वहाँ पर गई थी, लेकिन सेटलमेंट हो गई थी। ये एक यूट्यूबर है, उन्होंने ये कहा। उसके बाद जब मारिया बी ने इस पर आवाज़ उठाई, उसके बाद एक्शन हुआ, FIR हुई, और 5 लोग गिरफ्तार भी हुए। 5 लोग बिल्कुल गिरफ्तार भी हुए और फिर पेश भी किए गए। DIG साहब ने इस पर अपना एक मौक़िफ़ दिया है। DIG लाहौर हैं फैसल कामरान साहब। मैं ये कहती हूँ एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, मेरिट पर काम करने वाले, और एक एक्टिव ऑफिसर हैं। वो कहते हैं कि हमने 5 बंदे गिरफ्तार किए हैं, मैनेजर है, वहाँ पर जो परफॉर्मेंस कर रहे थे वो हैं, और लोग हैं। इन्होंने हमसे किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं ली, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप पुलिस से पहले परमिशन लेते हैं। इन्होंने बंदे कर लिए गिरफ्तार, और जब पेश किए तो उनका ये कहना है मजिस्ट्रेट साहब का कि ठोस शवाहिद नहीं है, लिहाजा इनको खारिज करो। बंदे चले गए अपने अपने घर। बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं। ये तो मारिया बी ने ज़रा इसमें ख़ुद गुफ्तगू भी की, ये वायरल हो गया, और वीडियोस ऐसी थी कि हमारी आवाम में ऐसी चीज़ें बड़ी देखी जाती हैं, और देखने के बाद एंड पे कर देते हैं तौबा 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 तौबा। पहले नहीं तौबा करते, पहले पूरा देखते हैं, एंड पे तौबा इनको याद आती है। अच्छा, लेकिन मारिया बी हमेशा से इस चीज़ पर आवाज़ उठाती है, हम जिन्स परस्ती पर। अच्छी बात है ना, गलत बात है, गलत बात पर आवाज़ उठानी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अच्छी फैमिली वाला या कोई मीडियोकर, कोई शरीफ आदमी अपने घर में बैठ के वो वीडियोस देखेगा या जिक्र भी करेगा। अच्छा, जब पहली बार मैंने वो वीडियो देखी, मुझे लगा नहीं कि ये पाकिस्तान है, लाहौर है, लाहौर के अंदर ऐसा हो रहा है। और ये आज थोड़ी हो रहा है, ये तो एक अरसे से हो रहा है। मैं कहती हूँ गुलबर्ग थाना, लिबर्टी थाना, नसीराबाद थाना, बल्ले बल्ले है इनकी। हर काम MM आलम रोड पे होता है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, मे भी इसको मुझे भुगतना पड़े, लेकिन ये एक हकीकत है। स्पा पूछ लें, एक से एक मिलेगा। पूछ लीजिए मिसाज सेंटर, एक से एक मिलेगा।
पूछ लीजिए ब्रॉथल हाउस क्लीननेस वाला लेवल वाला, एक से एक मिलेगा आपको। पोश एरियाज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बिकती हैं, चूंकि पैसे ज़्यादा आते हैं और पैसे फिर जाते भी ज़्यादा हैं उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, और ये मामला भी गुलबर्ग का है। पुलिस का कहना ये है कि परफॉर्मिंग आर्ट की आड़ में ट्रांसजेंडर जो हैं वो ये काम कर रहे थे, लेकिन एजेंडा समझ नहीं आ रहा, मकसद क्या था ये? क्या परफॉर्म कर रहे थे? मैं तो सवाल ही ये करती हूँ बार बार, परफॉर्म कर क्या रहे थे आप लोग? मुझे वो तरीका है, क्या परफॉर्म कर रहे थे? कुछ दिखाना चाह रहे थे, कोई नया स्टाइल दिखाना चाह रहे थे, कोई नया तरीका दिखाना चाह रहे थे? क्या परफॉर्म कर रहे थे आप? जगह ऐसी है, इतनी तगड़ी है, यही काम किसी मोहल्ले में हुआ होता ना तो थप्पड़ मार मार के पुलिस लेकर आती। वहां पे थप्पड़ नहीं मारा जा सकता, क्यों? क्योंकि वहां तगड़े लोग आते हैं। वहाँ जिसने 5,000 देना है ना, उसकी जेब में कोई 10 भी होना है। उसने आना भी बड़ी गाड़ी के ऊपर है, उसने आना भी गर्लफ्रेंड के साथ है, और ये तो काम गर्लफ्रेंड वाला था ही नहीं, ये तो बॉयफ्रेंड वाला काम था जहाँ पर ये कुछ हुआ। सवाल ये है, नसीराबाद थाने में पर्चा हुआ पुलिस की मुद्दत में, वेल डन, क्रेडिट गोज़ टू DIG लाहौर। लेकिन ये मामला वहाँ पर कब से हो रहा है, इसका जवाब दे भी वही SHO है जो नसीराबाद में तैनात है। उसको नहीं पता लगा कि मेरे इलाके में ये काम कब से चल रहा है? चलें, उसकी नॉलेज में नहीं था कि ये काम हो रहा है, अब आ गया, लगाए इंक्वायरी। दोनों सूरतों में नाअहली किसकी है? SHO की है। अच्छा, कहीं पर पार्टी हो रही होगी ना, 50 से 60 अगर लोग हैं जी। वो गाड़ियों में गए होंगे, म्यूजिक चल रहा होगा, जो नेबर्स हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इनके हाथ में वो आजकल जो बड़ा लेटेस्ट सा निकला हुआ है वेब, वो इनके हाथों में है, बॉटल्स इनके हाथों में होती हैं, और न जाने कौन कौन से इंग्लिश नशे इन्होंने पकड़े होते हैं। ये वहाँ पे वुज़ू करके नहीं जाते इवेंट में, ये इसी कंडीशन में आउट ऑफ सेंसेस, हलाल हराम किस कंडीशन में है, आप बक क्या रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता होता, आप नशे में इतने धोते हैं। तो आप जब वहाँ पर इस कंडीशन में जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ठीक ठाक इंतज़ाम है कि अगर कोई बंदा बहक गया, तमाशा लग गया, फायरिंग हो गई, वीडियो बन गई, तो फिर मौके पर उन्होंने इतनी सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी रखी होती है कि वो उसको फिर हैंडल करेंगे, संभालेंगे। इस इवेंट की जब हम बात करते हैं तो वीडियोस वायरल हो गई, पहला काम नहीं है, बस ये गर्मा गर्म खबर है। ये तो सिलसिला एक अरसे का चल रहा है, चलता ही रहना है, बंद नहीं होना। आप मेरे से ये भी लिखवा लें। अच्छा, अगर इसे निशाने इबरत ना बनाया गया तो आपको लगता है ये नॉर्मलाइज हो जाएगा LGBTQ कल्चर? हो जाएगा नहीं, हो चुका है। आप मुझे चलेंगे बताएं, औरत मार्च क्या है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये क्या बात होती है भाई? ये जिस्म अल्लाह का दिया है और अल्लाह के पास मट्टी में जाना है, मेरा तो एजेंडा ये है। आप ये नहीं कह सकते मेरी मर्जी, मैं खाना गर्म करूं ना करूं, मैं ऐसे बैठूंगी, मैं ये करूंगी, मैं ये क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। ये गोरे कहते थे, अब ये हम कह रहे हैं, हमारी बच्चियां कह रही हैं, हमारी लड़कियां कह रही हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की हैं, और बाकायदा अलल ऐलान कहती हैं, और बाकायदा पोस्टर्स उठा के क्या कुछ होता है मुझे बताएं। माल रोड पूरे पे औरत मार्च में क्या कुछ होता है? एजेंडे के तहत होता है। ये मामला भी इसी तरह ही होगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फहाशी कौन किस तरह फैलाएगा, उतने पैसे उसको मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, जब जाली ट्रांसजेंडर्स परफॉर्मिंग आर्ट की आड़ में इस तरह का काम करेंगे, तो एक तरफ जो असल में ट्रांसजेंडर्स हैं, ख्वाजा सराय, उन पर जुल्म होता है, उनको नुकसान नहीं होगा? उनकी आज तक सुनता कौन है? जो वाकई काबिल रहम होते हैं, पैदाइशी तौर पर मसाइल होते हैं, जिस्मानी तौर पर मसाइल होते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। मैं कहती हूँ पुलिस वाहिद वो डिपार्टमेंट है जिसमें ख्वाजा सरा के लिए बाकायदा तौर पर हर थाने के अंदर, हर खिदमत मरकज़ के अंदर एक काउंटर बनाया है जहाँ बैठता भी ख्वाजा सरा है, और उसके पास जाके ईजिली ख्वाजा सरा अपने मसाइल बताते हैं और वो लेकर जाता है और सारे मसाइल उसके हल करता है। ऐसी है। जहाँ पर हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर्स की, तो भाई पैसे कमाने के लिए सारी दुनिया हुई हुई है अंधी। आप पैसा नाच के कमा रहे हैं या फिर आप इस्लामिक कंटेंट बेच रहे हैं, ये किसी को दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी है डॉलर से, कितने आ रहे हैं। अब उस डॉलर के लिए लड़की से लड़का बनना है और लड़के से लड़की बनना है, उसके लिए अपनी सर्जरियां तक करवाते हैं ये लोग। उसके लिए ये लोग पता नहीं क्या क्या इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, और जब वो इंजेक्शंस लग जाते हैं 10-12 साल तो खूब उस इंजेक्शन का असर रहता है, बॉडी बड़ी खूबसूरत शेप में आती है, अच्छे अच्छे इवेंट्स में आप डांस करते हैं, प्यारे प्यारे कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, और 10 साल के बाद वो इंजेक्शन जहाँ इंजेक्ट हुआ होता है वहाँ कैंसर बना होता है, और फिर उसके बाद किसी के उस पार्ट को काटा जा रहा है, तो कोई जिंदगी मौत की कशमकश में तकलीफ काट रहा है, और किसी के पास तहमीना शेख जाके ये प्रोग्राम करती है कि क्या हो गया आपके साथ, तो वो कहती है कि मैंने तो सारी जवानी ये कुछ किया, अब कहाँ जाऊं। माशरा कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि ना कोई डांस देता है, ना कोई शादियों में बुलाता है, अब तो लड़के भी नहीं मुंह लगाते, अब कहाँ जाएं।
एक ये हालात हैं इस माशरे के। दूसरी तरफ मैं आपको एक और शेखुपुरा का बड़ा बेहतरीन किस्सा सुनाती हूँ। हाउसिंग कॉलोनी का पुलिस स्टेशन है। एक था जनाब उधर ख्वाजा सरा, पैदाइशी तौर पर ख्वाजा सरा था। घर वालों ने काफी छुपाया, न छुपा, मारते पीटते रहे और घर से निकल गया, जो सबकी कहानी एक है। घर से निकलने के बाद उसने खूब कमाया, अपने ख्वाजा सरा वाली कमी को बेचा और खूब कमाया, सुथरे पैसे कमाए और वालिदैन को भी पीछे भेजे जिन्होंने मार के घर से निकाल दिया था। आप यकीन करते हैं, अल्लाह ने उसको 40 साल की उम्र में हिदायत दे दी। 42 साल की उम्र में उसने एक मस्जिद बनाई और अब वो मस्जिद बेहतरीन चल रही है। अब उस मस्जिद में मदरसा भी बन गया है, जहां पर बच्चे कुरान पाक हिफ्ज करते हैं, पढ़ते हैं। किसने किया? वो भी ख्वाजा सरा ने किया। मुझे बिल्कुल नफरत नहीं है ख्वाजा सरा से, उनका क्या कसूर है बेचारों का? जिनको पता ही नहीं है कि हम क्या हैं, उसको क्या पता लड़की क्या होती है। अब मैं लड़की हूँ, मुझे तो नहीं पता लड़का पैदा होता है तो उसकी क्या फीलिंग्स हैं। लड़के को लड़के की पता है, लड़की को लड़की की पता है। बेचारों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनके साथ सलूक बहुत बुरा किया जाता है। वहां तक तो वो काबिल एहतराम है और काबिल रहम है। ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जिनको शौक चढ़े हुए हैं प्लकिंग करा के, मेकअप करा के, खूबसूरत लचक लचक के डांस करने की, इनको तो पकड़ के बंद करना चाहिए, दो थप्पड़ लगा के, कि ये क्या फहाशी फैलाई हुई है माशरे में। क्या मतलब, अल्लाह ने तुम्हें बंदा पैदा किया, मर्द पैदा किया, मूछ दाढ़ी अल्लाह ने दी है तुम्हें, तुम ये क्या हरकतें हैं ये? आप आदमी हैं तो आप आदमी अच्छे लगते हैं, आप औरत हैं तो औरत बंदा बन जाए नहीं अच्छी लगती, बंदा औरत बन जाए नहीं अच्छा लगता। तो बंदे को जो अल्लाह ने पैदा किया है वो उसी में खूबसूरत लगता है। अच्छा, लेकिन लोगों को ना सुकून नहीं आता। मिस्र का रिसेंट एक वाकया है, Yes. वहाँ पर एक लड़का है, यास्मीन के नाम से, टिकटॉक पर बहुत फेमस था और रिसेंटली पकड़ा गया है। अब्दुल रहमान उसका असल नाम है। हम पाकिस्तान का रोना रो रहे हैं, चलें अब हम मिस्र की बात करते हैं। आप दुनिया देखिए, भर में ऐसा हो रहा है। दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब ये टिकटॉकर बेसिकली है लड़का, उसकी एक तरफ तस्वीर विंडो में मैंने यकीन करें देखी लड़के की, तो मैं देखा ये तो पतला दुबला सा लड़का, एक नॉर्मल सा। जब मैंने उसकी सजी सवरी तस्वीर देखी लड़की के भेस में, तो मैं हैरान की कि वाकई वो लड़का है। अब इन्होंने बोटॉक्स करवा करवा के लिप्स को बड़ा किया हुआ है जी, बोटॉक्स है, इट मीन्स के सर्टिफाइड कि ये बहुत खूबसूरत है। ओए अल्लाह के बंदो, वो जानवरों की तरह लिप्स आपके फूल गए हैं, जिसको आप बोटॉक्स कहते हैं। माजरत चाहती हूँ जिनको मेरी बात नहीं अच्छी लग रही, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। विग लगा ली, डांस कर लिया, क्यों? तशहीर के लिए, वंस अगेन डॉलर के लिए, पैसों के लिए, व्यूज के लिए, हिट होना है, शोहरत लेनी है, गंदगी फैला के मिलती है, कोई मसला नहीं है, बस मिलनी चाहिए, ये बात है। अब आपको अल्लाह ने अपनी अपनी चॉइस और लाइक्स और डिसलाइक्स का मामला है। कोई कहता है कि मुजरा करो, कोई मसला ही नहीं है, फिर क्या, एक ही दफा जिंदगी मिली है, जियो। कोई कहता है तौबा तौबा तौबा, मुजरा नहीं करना। मुजरा करना क्या, मुजरा देखने भी नहीं जाना, बच्चे खराब हो जाएंगे। तो अपनी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। अब ये मिस्र वाली जो टिकटॉकर इस टाइम बहुत मशहूर है, बेसिकली वो लड़की है ही नहीं यास्मीन, वो तो है ही लड़का, लेकिन इनकी लाइकनेस यही थी, इनको यही अच्छा लगा, इन्होंने चूज ये किया और फिर ये उसी से पैसे कमाने लगी है, वही जिंदगी है। मुझे बताएं, इतनी तशहीर के बाद, इतना नाम बनाने के बाद, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं उनके, क्या अगर वो अपने उस हुलिये को छोड़कर एक नॉर्मल लड़के के तौर पे उन्हीं दोस्तों में जाके बैठ जाए जो उसको लाइक करते हैं, वो करेंगे? कभी भी वो नहीं। कहेंगे उठ इधर से, चल निकल बाहर। तो गलत काम का हमेशा गलत नतीजा होता है। हाँ, लेकिन फायदा बहुत उठा लेते हैं ये लोग। कभी ना कभी तो पकड़ा जाता है, जलील हो जाता है इंसान। अब बहुत से लोग कहेंगे जलील होना क्या होता है भाई, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। मैंने ऐसे भी लोग देखे, यकीन करें, जब गले पड़ती है ना, तो बजाय तौबा करने के या डी ट्रैक हुए हुए लोग ट्रैक पर आए, वो कहते हैं कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो हम जिस माशरे में है ना अली भाई, वहां पर अच्छे बुरे की तमीज हो गई खत्म, और उनको चाहिए डॉलर, जिसके ज्यादा है उसको सलूट मारते हैं। अच्छा, डॉलर से एक और स्टोरी है। हाँ जी। पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर डकी भाई इस टाइम मुश्किल में है। पहले 2 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड था, अब 4 रोज़ा मिल चुका है। उनकी मुश्किल कम नहीं हो रही। फॉलो अप तो जाहिर है, जैसे कि आपको पता है कि उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था, मलेशिया जा रहे थे। मलेशिया जा रहे थे। इनका रिमांड जो है वो अदालत में, जाहिर है ये लोग पुलिस वाले दायर करते हैं कि हमें ये चाहिए। अब ये चूंकि एजेंसी के पास हैं, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के पास, तो वो इस केस को देख रहे हैं। डिमांड की गई थी 28 रोजा, यानी 28 डेज के लिए कहा था कि हमें बंदा चाहिए, हमने इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन मंजूर हुआ 4 डेज का, 4 रोजा रिमांड। इससे पहले कि हम इस केस पर बात करें कि क्या हुआ और क्या नहीं, मैं इस उम्मीद पर बैठी हूँ कि मुझे नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की तरफ से
टीवी पर एक टिकर चलता हो कि हमने डकी के इस केस को, इस मामले को मेरिट पर कर दिया है, रूह खुश हो जाएगी मेरी। लेकिन 4 दिन के बाद मैं ये कहती हूँ कि हम ये भी सुनेंगे अभी मामला जारी है, तफ्तीश अभी बाकी है, काम कर रहे हैं, अपडेट्स आपको देंगे। ये जुमले मैंने रट लिए हैं, ऐसा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना हो, किसी इदारे को हाईलाइट करना हो, तो ऐसे बंदे का चुनाव किया जाता है जिसके पहले से व्यूज़ हों। वो बंदा भी होगा वायरल, इदारा भी होगा वायरल, फिर अफसर भी होगा वायरल। अच्छा, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो हो रही थी ना, बेटिंग ऐप्स जो हैं उनको तो प्रमोट किया गया था, जो इल्लीगल है। बिल्कुल किया गया था। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो जुए को मुतारिफ भी कराती हैं, प्रमोट भी करती हैं, और ये बाकायदा तौर पर इस टाइप की प्रमोशनल वीडियोस करते थे। डकी भाई, गलत है, नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जब हम मोटरवे की बात करते हैं तो आपको पता है कि वीडियो बड़ी वायरल हुई थी इनकी कि जी सोते सोते गाड़ी चला रहे हैं। हर कोई महीने के बाद एक नया शोशा इन्होंने छोड़ना होता है खबरों में गर्म रहने के लिए। उस टाइम भी एक्शन लिया गया था इन पर। क्या ये बाज आ गया? बाज नहीं आया। अब मुबैना तौर पर यह भी कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, पैसा बहुत ज्यादा है इसके पास। अब ये भी साबित होना अभी बाकी है। जब साबित होगा तो हम ये कहेंगे कि हाँ वाकई इसने गलत काम किया, लेकिन मैंने वर्ड यूज किया मुबैना तौर पर। ये भी एक इल्जाम डकी भाई के ऊपर आयद है कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन के कंट्री हेड भी हैं। 5 रुपए फॉर एग्जाम्पल डाले जाते हैं, इन्वेस्ट कर दिया आपने 1 लाख रुपया, आपको कहते हैं कि 1 लाख रुपया रहने दो, ये करो, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, आपको ये 1 लाख 5 लाख की सूरत में मिलेगा। आवाम क्या करेगी? ओए होए, भूख की मारी आवाम है हमारी, बेचारों की रोटी पूरी नहीं होती, महंगाई का ये आलम है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। वो क्या कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, वो ऐसे दौड़ लगाते हैं ऐसी जगहों की तरफ। उनको बेचारों को नहीं पता कि ये सब एक फ्रॉड है, या आपके पैसे आपसे इकट्ठे करके ऐप करेंगे बंद, आप कहाँ जाके पकड़ लेंगे उसको। इसमें कमाई कौन कर जाता है? डकी भाई टाइप के लोग, जिनका ऑलरेडी एक नाम होता है, चेहरा इस्तेमाल हो जाता है और काम हो रहा होता है। मैं वंस अगेन ये कहूंगी कि यूट्यूबर्स पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर या यूट्यूबर का मवाद इस किस्म का होना चाहिए कि उसको देखकर कम से कम इंफॉर्मेशन भी आए, अवेयरनेस भी आए, और ज़िंदगी गुजारने के लिए आप ये भी कहें कि नहीं वो वीडियो मैंने देखी थी उसमें ऐसे हो गया था, हमने ये काम नहीं करना। एग्जाम्पल अवेयरनेस, ये क्या बात होती है? बीवी बिठा लो, बेटी बिठा लो, भाई बिठा लो, चाचा बिठा लो, दोस्त बिठा लो, ये कर लिया, वो कर लिया, शादी पे जा रहे हैं, शादी, ये क्या है? किस किस्म का कंटेंट है? और मज़े की बात ये है, अब आवाम ने मुझे पकड़ लेना है कि ये क्या बातें कर रही हैं। बहुत पसंद करते हैं ये लोग। अगर ना करती हो तो हो इनके लाखों में, मिलियंस में फॉलोअर्स है जब ना। आप ये बातें कर रही हैं, लोग कहेंगे आपके आते नहीं है इसलिए आप जेलस हैं। नहीं, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, लेकिन आने के बाद वंस अगेन मुझे ये कहा जाता है कि इसको कैसे पता चल जाता है कि मुलजिम ने क्या किया था? इसको क्या पता मसला कहाँ से शुरू हुआ था? इसको ऐसे पता चलता है क्योंकि ये मौके पे जाके सारी चीज़ों को चेक करती है डिटेल के साथ, 2 साइडेड स्टोरी सुनती, 1 साइडेड नहीं। और दूसरी बात ये है कि एंड पर मेरा एक एजेंडा कह लीजिए, एक अंदाज़ कह लीजिए डेवलप हो गया, सिग्नेचर बन गया कि मैं अपने हर व्लॉग में, हर स्टोरी के एंड पर उस केस से रिलेटेड मैसेज ज़रूर देती हूँ कि ये गलती ना होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता और मैं आज बैठ के खबर ना दे रही होती। तो डकी भाई क्या एग्जाम्पल देते हैं भाई? क्या सबक देते हैं? ये लोग तो अपना फैंसी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लेकिन क्या असल में जो लाइफस्टाइल ये दिखाते हैं वो असल में होता है या नहीं? ड्रीम हाउस, कितने लोग इम्प्रेस थे। मजे की बात आपको ये भी बताऊं, मेरी फैमिली में से एक ऐसा बच्चा जिसके साथ मेरी बहुत ज्यादा दोस्ती है, 16 साल उसकी उम्र है, वो मेरे पास आया, नाम लेता है मेरा, इधर आई, मैं आपको बताऊं, ये देखें ड्रीम हाउस बना लिया, इतना खूबसूरत, आपने क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा मैंने नहीं बनाना, मैं नहीं बना सकती। तो ड्रीम हाउस की हकीकत भी खुल गई। किराए का वो था 4.5 लाख रुपया किराया था, एग्रीमेंट बाकायदा दिखा दिया गया, और आवाम में डकी ने क्या कहा कि ये ड्रीम हाउस मैंने बनाया है, जो मैंने ख़रीदा है, और जो सिलसिला है उसकी कंस्ट्रक्शन और अंदर के हालात से, उससे ये लगता है कि ये बिल्कुल फ्रेश अभी इसकी कंस्ट्रक्शन है। हम ये कह सकते हैं कि 4 से 5 माह पुराना बना हुआ ये घर है या बंगला है। जिससे डकी ने कहा कि ये मेरा अपना है, मैंने खुद बनाया है। मैंने खुद बनाया। तो वो तो था जनाब 4.5 लाख का। तो ये है टीवी की चमकती दमकती रोशनियाँ, चमकीलियाँ, वो गोल्डन लाइट, वो गोल्डन चीज़ें जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, वो असल में वो होती नहीं है। एक अच्छा दुकानदार पता किसे कहते हैं? जो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट्स को बेचता है। अब टीवी पर प्रोडक्ट बिकती है चमक कर, रोशनी में,
मट्टी साफ करके, क्लीनिंग करके। इसी तरह चीज़ बिकती है, आवाम देखती है, वो चीज़ें धड़ाधड़ बेचते हैं, आवाम बेवकूफ़ धड़ाधड़ बनती है। अच्छा, ये जो यूट्यूबर्स के अगेंस्ट एक्शन हो रहा है, इससे पहले हमने देखा रजब भट्ट और शहजाद भट्टी, इनकी भी आपस में लड़ाई हुई। शहजाद भट्टी ने रजब भट्ट के घर के बाहर जो है फायरिंग भी करवा दी। क्या अब इन यूट्यूबर्स पे, टिकटॉकर्स पे एक्शन होगा जो इस तरह किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर मुलविस है? अच्छा, मुझे लगता है होगा। पहले हमने ऐसा नहीं सुना था कि पर्चे हो रहे हैं और एफआईआर देख रही है इन तमाम केसेस को, लेकिन अब मैं भी सुनती हूँ, आप भी खबरें देते हैं कि जो यूट्यूबर गलत बात करता है, फायरिंग कर दी, डाला कल्चर, पिस्टल्स उठाई हुई हैं, धमकी दे दी राइफल्स किसी डाली को। हुई हैं, ये धड़ाधड़ टिकटॉक बन रहे हैं। आप लोग कल्चर को ख़राब कर रहे हैं, वीडियोज़ ऐसी बनाते हैं, आवाम देखती है। वो छोटे बच्चे जो 14 साल से लेके कोई 17-18 की एज में होते हैं, उनको नहीं पता कि सामने जिन खड़ा है, पहाड़ खड़ा है। उन्होंने कहना है कि हम तो इसमें से गुज़र सकते हैं। अब बच्चे को नहीं पता कि पहाड़ बहुत सख्त है, आप नहीं गुज़र सकते। लेकिन जब वो ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, आप यकीन करें वो डिट्रैक्ट होते हैं। इनका पुलिस ने कुछ कर लिया जो हमारा कुछ कर सकते हैं। आजकल के लड़के, मैं फिर कह रही हूँ 14 से 18 साल के, 19 साल के, उनको ये जुनून है कि डाला होना चाहिए। बड़ी सी राइफल, पुलिस ने क्या करना है? डाला देख के तो पुलिस रोकेगी ही नहीं। नहीं, मैंने कहा अब डाला देख के ही तो रोकेगी, अब नॉर्मल गाड़ी क्यों नहीं रोकेगी जब तक बैठे हैं ये अफसर। इनके बाद कौन-सा आता है, क्या होता है, उनका फ़ोकस किस पर है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप जो चीज़ें बैठ के यूट्यूब पर दिखाते हैं कि आप लोग उसके बंगले पर गए, फायरिंग कर दी, उसने बदला लिया, इस पर फायरिंग कर दी, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे एजेंडास और वीडियोस में मेजॉरिटी फेक होते हैं ताकि व्यूज़ इकट्ठे किए जाएं। खबरों में गर्म भी तो रहना है। अच्छा, इस टाइम पे एक सहाफ़ी हैं जुनैद सलीम, उनका जी, कहना ये है मुबैना तौर पे डक्की पर काफ़ी तशद्दुद भी हुआ है। हमारे बड़े सीनियर बहुत अच्छे सहाफ़ी जुनैद सलीम साहब, वो ये कहते हैं कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, उन्होंने जब डकी को पकड़ा, मोहब्बत और प्यार के साथ लेकर गए और फिर बिठाया अपने पास और फिर प्यार मोहब्बत मुबैना तौर पर बहुत ही ज़्यादा कर दी। मैं वर्ड्स का इस्तेमाल इसलिए चेंज करके कर रही हूँ ताकि आपको भी समझ आ रही है, आवाम को भी समझ आ रही है पुलिस मोहब्बत कैसी करती है और किस तरह से करती है, किस टाइम पे करती है और उस मोहब्बत के बाद चीखें भी बहुत निकलती। अब जनाब इस कदर इन पर तशद्दुद किया गया कि कुछ दोस्त भी गए थे। ये कहा जा रहा है, मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ मुबैना तौर पर। जब वो दोस्त गए और उन्होंने पिज़्ज़ा या खाना जो भी टाइम था उस हिसाब से दिया, उन्होंने कहा ये काम छोड़ दो, पुलिस को कहो मुझे मारे कम। अब पुलिस अगर मार रही है या इस एजेंसी के लोग अगर मार रहे हैं, तो क्यों मार रहे हैं? और उसको ये जुमला कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरा ये सवाल है, एक सहाफ़ी होने के नाते। उसने जो काम किया वो गलत किया, नहीं होना चाहिए। कानून के खिलाफ किया, आप एक्शन लें, सज़ा दें, उसका केस जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करके पेपर रखें आगे अपने अफ़सर के। और मेरिट पर करें। मेरिट पर करें। लेकिन आप एक बंदे को अपनी हिरासत में बिठा के लालो-लाल कर दें, इसकी इजाज़त तो कहीं नहीं है कानून में। अब इसका जवाब पुलिस वाले या एजेंसी वाले क्या देते हैं? इसके बगैर चारा भी नहीं है। कभी भी कोई वो शख्स जो कत्ल करके आता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, जो गलत काम करता है, वो आके कभी नहीं आपको ये कहता कि हाँ, मैं कत्ल करके आया हूँ। उसकी जब तबीयत सेट की जाती है, ट्यूनिंग की जाती है, फिर उसके बाद वो कहता है, हाँ जी, जी, मैंने ये काम किया है, गलती हो गई। तो इसके मुतालिक भी जुनैद सलीम साहब एक बड़े सहाफ़ी हैं, हम उनकी बात से इनकार तो कर नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ही कहा उन्होंने। लेकिन मेरा एक यही मुतालबा है कि जो भी करें इन्वेस्टिगेशन हो लेकिन मेरिट पर हो। मेरिट पर होनी चाहिए। तशद्दुद वैसे ही जायज़ नहीं है, गलत बात है, नहीं होना चाहिए। अब अगर किसी एक शरीफ शहरी को 5 वक़्त की वो शख्स नमाज़ पढ़ता है और शायद कभी-कभार तहज्जुद भी पढ़ लेता है, उसको उठा के ले जाए पुलिस, सीआईए, सीसीडी, 2 घंटे उसके पास कमरे में छोड़ें, तीसरे घंटे जाके वो क्या कहेगा? वो कहेगा ये जो शेर सामने खड़ा है ना, यही मेरी माँ है, यही मेरा बाप है। वो ऐसा कहेगा। ये मोहब्बत ही बड़ी सुथरी करते हैं ना, तो मोहब्बत फिर बोलती है, चीख-चीख के बोलती है, मुझे मोहब्बत हो गई है। ये वो बातें। अगली स्टोरी की तरफ हम चलते हैं। रिसेंटली आपने कोर्ट राधा किशन के एक ऐसे गांव में शो किया जहां पर इश्तिहारी मुल्जिमान राइफलें लेकर गली मोहल्लों में घूमते हैं और साइलिन का ये कहना है कि वहां पर पुलिस का एक्शन नहीं होता। वो पूरा केस क्या था जिसके लिए आप वहां गई? अच्छा, मैंने एक ऐसा जुमला बोला था आप ही की इस पॉडकास्ट में पत्तोकी के हवाले से कि पत्तोकी का एक ऐसा गाँव है जहाँ पुलिस डर के नहीं जाती।
और उस टाइम एक ऐसे शख्स वहाँ पर तैनात थे जो सब इंस्पेक्टर थे। अब वो इंस्पेक्टर भी हो गए और बाकायदा तौर पर सीसीडी में तैनात भी हो गए। मुझे फ़ोन करके उन्होंने बताया बाकायदा तौर पे, मैडम आपने ऐसा कहा था, तो हम नहीं डरते-वरते। मैंने कहा भई अब बन गई सीसीडी, उस टाइम आप लोग डरते थे, डीएसपी से पूछे जाके, उन्होंने ये बात बताई है मुझे। ख़ैर छोड़ें इन बातों को। कोट राधा किशन में जनाब गाँव के हालात व वाक़यात कुछ इस तरह से थे। अब नाम लेना मुनासिब नहीं है गाँव का, एग्ज़ैक्टली क्या हम लोकेशंस और चीज़ें यहाँ पर रखें, क्योंकि क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, वो जगह का, नाम का, लफ्ज़ का, बातों का फ़ायदा उठाते हुए अपने क्राइम को आगे बढ़ाते हैं। इश्तिहारी रहते हैं एक गली में 4 भाई या 5 भाई, कोई 4 कहता है, कोई 5 कहता है। इनके साथ इनकी औरतें भी रहती हैं, बीवियाँ, बच्चे, बहनें, सभी जैसे एक नॉर्मल फैमिली है। बहनें आगे जिन घरों में ब्याई हैं, वो भी इश्तिहारियों के साथ ब्याह दी हैं। कई-कई पर्चे हैं, पीओज़ हैं, अब पीओ मतलब इश्तिहारी हैं। डकैतियाँ करते हैं, करते आए हैं, करते जा रहे हैं। इस घर के सामने एक ऐसा घर है, जहाँ पर एक नॉर्मल फैमिली रहती है, जिसमें बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। एक बच्ची वहाँ रहती है, 13 साल उस बच्ची की उम्र है, उस बच्ची का बाप दूध बेचता है। कच्चा और छोटा-सा घर है और वो गली भी बमुश्किल कोई इतनी होगी या इससे थोड़ी-सी ज़्यादा, आमने-सामने घर है। बकौल इस बच्ची के साथ इसके घर में आके ज़्यादती की गई। गली में खड़े होके ये कहा गया कि भई तुम्हारे साथ गुज़ारा हुआ जो टाइम है ना, भूलता नहीं है। अब बच्ची ने जब मुझे ये तमाम चीज़ें बताई जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, तो जनाब मुझे बहुत दुःख भी हुआ और तरस भी आया। लेकिन हमेशा से चूँकि थानों में जाना-आना, पब्लिक डीलिंग, कभी भी आपको एक साइड की स्टोरी सुनकर उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ भी सुनें, हो सकता है पहली झूठी हो और दूसरे सच्चे हों। फिर वही बात है कि तफ्तीश कौन करेगा जी? पुलिस करेगी तो करें और अवाम के सामने रखें, दूध का दूध, पानी का पानी। इस बच्ची को मैं मुख्तसरन आपको बताऊँ कि ज़्यादती हुई, इस बच्ची ने डर के नहीं बताया माँ-बाप को। ये स्कूल जाती थी, 8th क्लास की स्टूडेंट थी और जब ये स्कूल रिक्शे पर जाती थी, तो रिक्शे पर इसको 12 से 13 मिनट लगते थे स्कूल जाते हुए। रास्ते में वो लोग राइफ़ल लेके खड़े होते थे और खड़े होकर इसको कहते थे, "मान जा, मान जा, मान जा, दोस्त बन जा।" मैंने कहा, "बेटा, चलते रिक्शे पे कैसे कह लेते थे? आपको अगर वो कहते थे तो क्या खड़ा होता था रिक्शा तो वो कहते थे? अब चलते रिक्शे पर कहते, चलते पे कैसे कह देते थे? फिर साथ-साथ बाइक होगी या गाड़ी होगी, कुछ करते ही होंगे ना? तो इतना कुछ होता रहा तो आपने क्यों नहीं आके अपनी मामा को, पापा को, किसी को बंदा बताता है कि ताकि उसका हल निकले।" मुझे डर लग रहा था। इनसे कोई नहीं डरता। तो मैंने कहा कि मैं अम्मी-अब्बू को बताऊँगी, वो गुस्सा करेंगे, उल्टा मेरी शामत आ जाएगी, मैंने नहीं बताया। ओके डन। इस बच्ची को इसके घर से आके उठा के ले गए, ये छोटी बात नहीं है। किसी के घर में घुसना है, किसी की बच्ची को उठा के ले जाना, छोटी बात नहीं है। ये आज़ाद मुल्क है, ये कोई नो-गो एरिया, कोई जंगल का कानून तो नहीं है। घर से आके उठा के ले गए और घर में जब घुसे दरवाजे के अंदर से, तो जाते सार उसके मुँह के ऊपर रुमाल रखा। रुमाल से वो उसी टाइम हो गई बेहोश और बेहोशी में उसको डाला गाड़ी में और उसको ले गए जनाब लाहौर के एक इलाके में, मैं नाम नहीं लूँगी। 20 दिन वहाँ पर रखा, मारपीट की और ये कहा कि 164 का बयान दो और 164 के बयान में बोलो कि हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मुझे ये लड़का पसंद है और मैंने अपनी मर्ज़ी से इसके साथ शादी की है और मेरा जो बाप है, वो ठीक आदमी नहीं है, ये लड़के ठीक हैं, ये बयान दो। मैंने कहा, मैंने नहीं देना भाई, ऐसी तो ज़ाहिर है बच्चियों को अपने बाप से प्यार होता है। उसने कहा, मेरे बाप का कसूर क्या है कि मैं उसके खिलाफ बयान दूँ? मुझे जितना मारना है मार लो, मैंने नहीं देना। बकौल इस बच्ची के एक इधर खड़ा होता था और एक इसके ऑपोजिट खड़ा होता था। आइस खाने में मिला देते थे बकौल बच्ची के। चर्स भर के सिगरेट में देते थे पियो इसको। अब उसको नहीं पीना आ रहा, या वो नहीं पी रही, या वो गलत पी रही है, जो भी वो कर रही है, इस पर उसके मुँह पे ठीक-ठाक किस्म के थप्पड़ पड़ते थे। ये वाला ठुड्डा देता है तो लड़की जाती है उसकी गोद में, गिर जाती है ना, ज़ाहिर है धक्का लगता है तो। जब उधर वो गिर जाती है तो उसके साथ मामलात होते हैं उल्टे-सीधे। फिर वो ठुड्डा देता है इसके पास। कमरे में ये लड़की इस तरह फुटबॉल बनी 20 डेज़। उस घर में ये जो लेकर गए थे उसकी बहन भी मौजूद थी। उसको पता था कि अंदर इस लड़की के साथ क्या, वो भी चपेड़े मारती थी। सुथरी, आवाज़ क्यों तुम्हारी बाहर निकली? खाना भी इनमें से एक शख्स ऐसा था जो लेकर आता था 2 टाइम का अंदर। रोटी रख देते थे, सालन रख देते थे। उस खाने में इतनी शदीद स्मेल होती थी कि वो मैं खा नहीं पाती थी, लेकिन मैंने खाया, ज़ाहिर है भूख लगती थी। नहीं पता दिन कब है, रात कब है और इसी तरह दिन गुज़र गया क्योंकि अंदर घड़ी कोई थी नहीं।
अच्छा, एक तरफ वो लड़की है, दूसरी तरफ हाँ। जो फैमिली है, बाप है, माँ है, पुलिस के पास नहीं गए? यस, पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस के पास गए, ढूंढा, हाँ। पर्चा करवाया अगवा का। अब पुलिस का काम तो ये था ना कि अगवा के पर्चे पर दौड़े लगा के बच्ची को जैसे तैसे जिंदा को बरामद करते, राइट? ऐसी है। नहीं बरामद हुई। बाप को फोन करके कहते थे कि तू अगर पर्चा वापस ना लिया, ए तेरी बच्ची नाल इस कमरे च असीं कर रहे हैं, जा जाके लड़ ले फिर जंग। एक बाप को जब आप फोन पर सुनाते हैं ना बच्ची की चीखें, तो बंदा जिंदा नहीं रहता। बाप रोता पीटता धोता, वो जो रोने धोने की आवाजें और बातें होती थी ना, फिर वो बेटी को सुनाते थे उस कमरे में और कहते थे बताओ मचा रहा है, तुम्हारा बाप ही है, रो रहा है, वो नहीं दे रहा तुमने बयान, चलो आज फिर इसके साथ ये करो। एट द एंड उस लड़की को वो शख्स जो इनका मेन बंदा था, वो लेकर गया अदालत में, निकाह किया उससे। कैसे? सिर्फ पेपर्स पर साइन करवाए। मैंने कहा बच्चे तुमसे पूछा था उन्होंने? कबूल है कबूल है कबूल है। कहती जी पूछा था। मैंने कहा कितनी दफ़ा? कहती एक दफ़ा। मैंने कहा कलमा भी पढ़ाया था? कहती नहीं कलमा नहीं पढ़ाया। मैंने कहा निकाह करके कहाँ लेकर आया? कहता उसी कमरे में जहाँ पर अगवा करके ले जाके बंद किया था। मैंने कहा निकाह के बाद को रवैया ठीक हुआ था या नहीं? उसने कहा नहीं, बिल्कुल उसी तरह जाके बंद कर दिया था। हालत हुई खराब बच्ची की, नशे वशे करा करा के बुरे हालात, 4-5 आदमी, कहाँ 14 साल की बच्ची, तबीयत खराब हुई। बाप से कहा, बाप ने ये कहा कि चलो मैं आगे इस केस को नहीं बढ़ाता, बच्ची मेरी वापस कर दो जिंदा, इज्जत ते तुसी नहीं छड़ी, चलो जान छड़ दो, बख्श दो। फिर गाड़ी में डाला इस बच्ची को और फिर एक वीरान सड़क के ऊपर दरवाजा गाड़ी का खोल के फेंक के आगे चले गए। मैं आपको इंडियन मूवी का सीन नहीं सुना रही, रियलिटी बेस्ड चीजें सुना रही हूँ। रोड पर फेंक के बाप को कहा उत्थे सुटती है, जाके चुक ले अपनी बेटी, छड़ती ऐसी। बाप गया, रोता धोता बच्ची को उठाया, हॉस्पिटल लेकर गया, ट्रीटमेंट हुआ और ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये घर जा सकती है। अब ये कहाँ आए घर? मुझे ये बताएं। वही गली, वही मकान, वही घर, आमने सामने। 12 से 13 कदम का फासला है एक घर से दूसरे घर का, आमने सामने है ना। अब वहां तो जा नहीं सकती, सबको पता है इन लोगों ने अगवा किया, ये कुछ किया। सोचें उस फैमिली की जिंदगी कितनी अजाब है, दर्दनाक है। फिर वो बच्ची को उसकी फैमिली मामू के घर ले गई, उस घर नहीं लाए, मामू के घर 6 माह रही। जब नशे के असरात उतरे और उसको हुई क्रेविंग, तो वो मामू को बोले मुझे चरस वाला सिगरेट ला के दो। मामू क्या करे? मामू ने कहा तेरी ऐसी की तैसी। मामू ने लगाई फेंटी खूब। मामू ने बच्ची को फेंटी लगाई, मामू के पास भेजा इस बच्ची की माँ ने कि मेरे भाई के घर ये महफूज है, मैं उधर रख देती हूँ, जान बच जाएगी। फिर मामू ने नशा मांगने पर लगाई फेंटी, गुस्सा आया कि लड़की क्या कर रही है। एक्चुअल लड़की का तो कसूर ही कोई नहीं, उसको टीके लगा लगा के इस तरह का आदी बना दिया। जब उसको मार पड़ी आहिस्ता 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 वो हट गई इन हरकतों से। इस बात का भी माँ को दुख हुआ कि मेरी बेटी को मारा है। एक तो वो हालात, वहां से जान छुड़ा के मामे के पास भेजी, मामे ने आगे से फिर फेंटी लगा दी। माँ फिर दुखी है। खैर बाप ने रो रो के बरादरी में ये कहा कि मैनू मार देता है, मेरी इज्जत नहीं बची, मैं बच्ची गवाती है, मैं अपनी इज्जत गवा देती है। बाप अपनी फैमिली में बात करता है एक सेकंड और थर्ड कजन से, जो रिश्ते में हम ये कहेंगे कि बाप की फुप्पो है, उसको कहते हैं हुण कौन लेगा मेरी बेटी, 14 साल दी है। उनमें शादियां कर देते हैं, 14-15 साल की बच्चियों की ना शादियां कर देते हैं रूरल एरियाज में। फूफी कहती है मैं लूंगी, हमारा खून है, मैं सलाम पेश करती हूँ ऐसी औरत को। मुझे नहीं पता वो औरत कौन है, मैंने देखी भी नहीं है, मैं इस जुमले पर दोनों हाथों से सलूट मारती हूँ। कहती है हमारा खून है, हम लेंगे अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता, इसकी कोई गलती नहीं है। फिर सजावल नाम के लड़के के साथ जिसकी उम्र 29 साल है, 29, जो एक मजदूर है, उसके साथ बाकायदा तौर पर निकाह पढ़ा के उसकी बीवी बना के उसके घर इस बच्ची को रुखसत कर दिया जाता है। शादी के 1 साल के बाद एक बेटी पैदा होती है जो 3 माह के बाद फौत हो जाती है, अल्लाह के पास चली जाती है। आज भी वो बच्ची, जिसका मैं नाम नहीं ले रही किसी वजह से, मैं जब उससे बात कर रही थी उसके चेहरे पे आज भी मासूमियत थी कहीं ना कहीं। मैंने कहा अच्छा मुझे ये तो बताओ, जरा हंस के तो दिखाओ। वो आंखें बड़ी कर करके एबनॉर्मल हो गई है। इतना जुल्म सह सह के ना, जब इंसान उस माहौल में रहता है ना, तो वो अजीब हरकतें करता है, नॉर्मल नहीं करता, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। फिर आप नशे कराते रहे, मारते रहे, बहुत बुरे हालात से गुजरी, तो एबनॉर्मेलिटी वाली बॉडी लैंग्वेज है। जो इस लड़की का हस्बैंड है सजावल,
उसका कैसा रवैया है इस लड़की के साथ? अगर उसकी ऐसी कंडीशन हो गई है तो वो ठीक है उसके साथ? अल्लाह हर लड़के को वैसा दिल दे, उसका ऐसा रवैया है। वो अपनी बीवी की कदर भी करता है, केयर भी करता है, मोहब्बत भी करता है, प्यार भी करता है। बाजी की कोई बात का ताना नहीं दिया उसने आज तक उसको। एक्स्ट्रा इज्जत दी है कि तुम्हारा कसूर नहीं है भाई, तुम हमारे खानदान की थी, हमारे पास आ गई, गल खत्म, साडी कुड़ी साडे घर आ गई। ये जुमला बोलते हैं वो लोग। और मैंने कहा आपकी सास, जो पहले तो फुप्पो आप कहती थी, अब तो सास बन गई, वो कैसी हैं? ताने शाने देती हैं आपको? कहती कभी मुझे ताना नहीं दिया, फुप्पो तो मुझे बुला बुला के प्यार करके कहती हैं लो बादाम खाओ, ताकत बढ़ाओ अपनी। ये भी रिश्ते हैं, ये भी तो इंसान है ना। अच्छा, ये केस एक तरफ कंप्लीट हो गया, जो कुछ भी हुआ, शादी हो गई, ये दोबारा आपके पास कैसे आता है? क्योंकि पुलिस इनकी 2 साल से सुनती नहीं है। कसूर पुलिस की बात कर रही हूँ मैं। मैंने इसकी माँ से पूछा, इस बच्ची से जब मैंने बात की सारी, तो इसके साथ बिल्कुल इसकी वालिदा बैठी थी, जो रोई जा रही है, रोई जा रही। मैंने उनके हाथ में माइक दिया, मैंने कहा मेरे से बात करें, आपकी मेहरबानी है, मैं लाहौर से आपके लिए उठ के आई हूँ। उन्होंने फिर मुझसे बात की। मैंने कहा बताएं क्या हुआ? कहती तुसी बोलना नहीं, जो मेरे नाल होया है मैं आप दसना है। मैंने कहा आप दसो। मैं चुप, मैंने ऐसी उंगली रखी, मैं कहा मैं चुप, दसो। कहती है कि ये 4-5 भरा ने बुढ़ियां भी इन्हां दियां डकैतियां कर दिया ने, ये भी कर दिया ने। मैंने कहा ठीक है। फिर बात यह है कि ये यहाँ खड़े होके हमारी बेटियों पर ताने कसते हैं, आवाजें मारते हैं। कोई चली जाए तो ठीक है, ना जाए तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। इनसे पूरा गांव डरता है। ये इश्तेहारी हैं, इन्होंने घरों को ताले नहीं लगाए, खुले छोड़े हुए घर। कोई डर के मारे इनके घरों के अंदर नहीं जाता। मैंने कहा इश्तेहारी हैं तो जाहिर है फिर इश्तेहारी को सर्वाइवल के लिए अपना फ़ोन बंद करना है, अपना हुलिये चेंज करने में बहुत मुश्किल में रहना पड़ता है। तो यकीनन ये भी सालों से फिर भागे होंगे, यहाँ नहीं होंगे। उसने कहा हर 2 से 3 दिन के बाद रात को 10 से 11 बजे आते हैं, यूं गली में खड़े होकर फेरियां मारते हैं, 2-3 फायर खोलते हैं, दबके शबके मारते हैं, ललकार मारते हैं और चले जाते हैं कि असी बैठे हैं, नशे नहीं। मैंने कहा अगर ये बात है तो फिर तो पुलिस पकड़ सकती है इनको। तो उन्होंने कहा कि हमने एक पर्चा दर्ज करवाया था अपनी बच्ची के हवाले से एक अगवा का, जिसमें मैंने मुलजिम का जो नाम लिखवाया था, ये माँ कह रही है, वो नाम पुलिस ने बदल दिया है और नाम ही कोई और लिख दिया है। मैंने कहा जो नाम लिखा है उसको पुलिस ने पकड़ा। कहती है कि हाँ जी उसको पकड़ा, लेकिन जिसने मेरी बच्ची के साथ ये किया उसको तो पकड़ा नहीं, जिसका नाम मैंने लिखवाया। मैंने कहा पुलिस ने आपके कहने के मुताबिक पर्चा अपनी मर्जी से नाम चेंज कर दिया। चेंज नाम वाला पर्चा आपके पास है? नहीं। पुराने नाम वाला पर्चा आपके पास है? नहीं। तो आपको कैसे पता है कि पर्चा में ऐसा किया गया? मैं सुनिए है। तो ये चीज़ें भी बाज़-औक़ात फेस करनी पड़ती हैं। अब एक इन्वेस्टिगेशन का पेपर में भी ये पेपर उठा के आप पकड़ा दें किसी देहाती बंदे को, उसको कहेंगे पर्चा, वो कहेगा हाँ, ये पर्चा ही है। चीज़ों का पता नहीं है। कहती है एसएचओ के पास बहुत दफ़ा गए, मुलाकात ही नहीं हुई। अंदर से मुहर्रर और एएसआई कोई होते हैं, छोटे अफसर हुंदे ने, वो मुझे ऐसा कह रही थी। वो कहते ने साहब ने कोई नहीं आना, बीबी जा। रात के 10-10 बजे मैं वापस। फिर मैं चली गई कसूर के सबसे बड़े अफसर के पास, डीपीओ कहते ने बाजी ओनू। मैंने कहा अच्छा। मैं उधर गई, मैं उन्होंने जाके अपनी सारी गल दसी कि इंज इन्हां ने मेरे कपड़े फाड़े, मेरे बाल घसीटे, मेरे ते हमला किया। 20-25 बंदियां ने मुहल्ले दे विच मेरी माँ के साथ? यस। क्यों? क्योंकि वो अपने शौहर को बचा रही थी कि ना करो मेरे शौहर के साथ, उसको क्यों मारते हो तुम लोग, क्यों मेरी बेटी का नाम लेते हो। इस बात पर उसकी बीवी को कहा तेरी ऐसी की तैसी तू जवाब देती है। पकड़ा, गली में पकड़ के उसके साथ ये हाल किया। मैंने कहा आपने 15 पर कॉल क्यों नहीं की उसी टाइम, कोई तो करता। कहती 15 पर कॉल की थी, जब पुलिस आई तब तक मेरी फैंटी खूब पड़ चुकी थी और मेरे शौहर को गोली मार चुके थे जो पेट से आर पार हो गई, ब्लीडिंग होती रही। गांव का एक बंदा सामने नहीं आया मेरे शौहर को उठाने के लिए कि ना करो मर जाएगा, क्योंकि डरते हैं सारे इनसे। घसीट के मैंने उसको अपने दरवाजे से अंदर किया और अंदर से कुंडी लगाई कि माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने कहा आपके कपड़े तो फटे हुए थे, बाल नोचे हुए थे, बकौल आपके, आपको मारा पीटा और आपकी इज्जत पर हाथ डाला। तो आप उसी कंडीशन में थी जब नफरी आई थी। अब ये चीजें तफ्तीश में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसने कहा नहीं मैं उस कंडीशन में नहीं थी, मेरी हालत बहुत ज्यादा कोई खराब हो रही थी तो मैंने शर्ट चेंज कर ली थी। मैंने कहा फिर फटे हुए कपड़े पुलिस को दिखाए थे, ऐनी शाहिदीन तो 25 लोग हैं। चले 25 अगर इनके थे तो और भी गांव के सारे लोग हैं, किसी ने गवाही नहीं दी। उसने कहा डर के कोई गवाही देने को तैयार ही नहीं था। इतना जुल्म, दूर की बात नहीं, इंडिया की बात नहीं कर रही हूं, ये घंटे का सफर है यहाँ से कोट राधा किशन का। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का काम है ना कि पुलिस विजिट करे, कंट्रोल करे क्राइम को, इश्तिहारियों को पकड़े, सीसीडी बना दिया। रियासत तो इदारे बनाएगी ना, काम तो आप लोगों ने करना है।
कब करना है, क्यों नहीं करते आप लोग काम? इंटरेस्ट क्या है आपका? अली, आपका इंटरेस्ट इस टाइम स्टोरी से है कि आवाम को हम स्टोरी दिखाएं, हम बताएं कि यहाँ पर ये हो रहा है। भाई कान खड़े करें, आंखें खोलें, यही इंटरेस्ट है ना? पुलिस का क्या इंटरेस्ट है? यही इंटरेस्ट है ना, इंसाफ दो, बेवा को इंसाफ दो, औरत को इंसाफ दो, जिनके साथ जुल्म हुआ है जुल्म को कंट्रोल करो, जालिम को पकड़ो। अच्छा, लेकिन सीसीडी के बनने के बाद आप देखती नहीं है, एक्शन हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं, जहन्नुम वासिल भी हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, क्राइम कंट्रोल भी हो रहा है। ऐसे ही है। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें ना, तो आप यकीन करें, जहाँ पर एक गांव में 50 बंदे मरते हैं, उस गांव में अब 50 नहीं मरते, अब उस गांव में 20 मरते हैं। क्राइम कंट्रोल हो रहा है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं वड्डे अफसर की, बकौल इस खातून के, मैंने कहा वड्डे अफसर ने फिर की किता? कहती वड्डे अफसर दे कोल मैं जाके बैठी हाँ, उन्हें सारी गल दसी, उन्हें साइन करके मैनू भेज दिता है थाने जा। बाजी थाने वाला गल कोई नहीं सुनता। मैंने कहा ठीक है, थाने का नाम बताओ। फिर उसने थाने का नाम बताया, कोट राधा किशन। फिर उसके बाद में दोबारा साइला बन के डीपीओ ऑफिस गई हूँ, किसी से किराया पकड़ के, और एसपी साहब से मिली हूँ। एसपी साहब ने कहा कि करेंगे तुम्हारे मसले का हल। उसके बाद फिर कितने दिन गुजर गए, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर एक दिन डीपीओ के स्टाफ ऑफिसर की कॉल आई कि साहब ने कहा है कि आप लोग आएं और आकर बताएं क्या बना। एक अच्छा एक्शन है। ईसा सुखेरा साहब डीपीओ तैनात हैं। ईसा साहब ने तो बुलाया, जाहिरा ऑर्डर दिया तो किसी ने आगे कॉल की। बीबी चले गई जिस दिन बुलाया था, सुबह गई, शाम के 7 बजे तक इंतजार किया बकौल खातून के। 7 बजे के बाद एक वहां का इंस्पेक्टर आता है, जिसका ऑफिस है और जिसके पास से गुजर के डीपीओ के पास जाना, डायरेक्टली तो नहीं ना जा सकते। वो कहता है बीबी तो फिर आ गई है, मुंह चुके थे, हुण की करन आई है डीपीओ ऑफिस। बाजी दसो मैं की कवां, मैं की करा? मेरी बेटी दी इज्जत लुट लई, मेरी लुट लई, मेरा बंदा मारता, मैं की करा दसो? मैं क्या, मैनू तो वड्डे अफसर ने बुलाया ते उन्हां दी कॉल आई सी ते असीं फिर आए और चल बीबी घर। बाजी असीं घर आ गए। ये केस यहाँ स्टैंड करता है इस टाइम, जो इसका स्टेटस है ये यहाँ खड़ा है। एक मुलजिम बकौल फैमिली के पुलिस ने पकड़ लिया है, बाकी अभी नहीं पकड़े, जबकि ये पर्चा 4 से 5 नामजद मुलजिमान का है। यानी इसमें 4 से 5 मुलजिमान के नाम लिखे गए हैं। बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ, वो बाप जिसको पेट में गोली लगी, गुनाह ये था कि अपनी बेटी के मुतालिक मना कर रहा था। क्या गलत कर रहा था? कौन सा बाप खड़े होकर ये कहेगा कि चलो मेरी बेटी पे जुमले कसो? मरे से मरा, गिरे से गिरा बाप भी नहीं कहेगा। इस बात पर गोली मार दी। हॉस्पिटल में रहा, जनरल हॉस्पिटल में पूरे 29 डेज, 29 डेज, 1 महीना। उनका अटेंडेंट वो दामाद था जिसने उस बच्ची को अपनाया था, सजावल। खर्चा भी किया, बाप को संभाला भी, खिदमत भी की, और 29 दिन के बाद बाप अल्लाह को प्यारा हो गया, जख्म फैल गया, गोली का जहर अंदर फैल चुका था, फौत हो गया। डेड बॉडी ली, पोस्टमार्टम हुए, वो जो पर्चा था वो 302 में कन्वर्ट हुआ, और उसकी डेड बॉडी को वापस ले आए उसी के घर में, उसी गली में, उसी जगह से जहाँ पर उसको मारा पीटा गया था। अब ये बच्ची अपने बाप का जनाजा देखने के लिए, आखिरी दीदार करने के लिए आना तो चाहती है, पर आ नहीं पा रही। क्यों? उस जगह पर जाऊंगी मुझे भी मार देंगे। सोचें, ये हालात हैं। किसको होश के नाखून लेने हैं, अब ले लेने चाहिए। फिर ये हुलिया बदल कर, बुर्खा पहनकर, चादर लेकर आई और बाप का चेहरा देखा रोती आंखों से, और फिर वापस चली गई। अब इस टाइम बच्ची से मैंने पूछा कि जो कुछ हुआ वो हो गया बेटा, अब मरियम नवाज साहिबा आपको सुन रही हैं, आपको देख रही हैं। बेटा, हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हमारे यहाँ जिना उठाना, गंदगी करना, हिरासत में करना ये जायज़ नहीं है। अगर ये काम हो गया है तो ये गलत हुआ है, लेकिन इसमें आपका कसूर नहीं है, आप खुल के बताएं। उस बच्ची ने कहा कि देखें, मेरी इज्जत इन्होंने लूटी, मुझे मारा पीटा, पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने क्या कुछ मेरे साथ किया, मैं आपको बता भी नहीं सकती, लेकिन मेरे अब्बू चले गए हैं, मेरे अब्बू का इंसाफ मुझे ले दें। साथ रोने लग गई बच्ची। अपनी ज्यादती पे नहीं रोई, 20 दिन उसको बंद किया, तशद्दुद किया, नहीं रोई। बाप की मौत पर जब जुमला आया कि मेरे अब्बू चले गए इसी वजह से कि मेरी बेटी को ना छेड़ो, और अब्बू फौत हो गए, तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। देखिए, अब मेरी अम्मी रह गई पीछे, अब कहीं मेरी अम्मी को तो नहीं मार देंगे? 14 साल उम्र है तो यही बातें करेगी ना, अब मेरी अम्मी को तो नहीं मार देंगे? मैंने कहा नहीं, अम्मी को बिल्कुल नहीं मारेंगे। आप बताओ, मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा है कि औरत के साथ तो भाई 0 टॉलरेंस है, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। क्यों यहाँ औरत को भी सरेआम कपड़े फाड़ के मारते हैं, उसकी बच्ची को उठा के ज्यादती करते हैं, उसके शौहर को पकड़ के गोली मार देते हैं। थाना सोया हुआ है,
डीपीओ ऑफिस का दरवाजा बंद है साइलीन के लिए, कब खुलेगा या नहीं खुलेगा? अगर तो ऐसी बात है कि मैं किसी पर कीचड़ उछाल रही हूं, तो मेरे लिए तमाम लोग सबसे पहले काबिले एहतराम हैं, वो ऑफिसर्स हैं, वो साइलीन हैं। ना मैं पार्टी हूं, ना मुझे बनना है, लेकिन ये पर्चा चीख चीख कर अपनी दास्तान सुनाता है। वो बच्ची जब आंखें खोल खोल के अजीब बॉडी लैंग्वेज में बात करती है ना, तो समझ आ जाती है ये बच्ची अब नॉर्मल हो चुकी है। अल्लाह उसको सेहत भी दे, रिकवर कर रही है, जिंदगी में आ गई है, शौहर अल्लाह ने अच्छा अता फरमा दिया, लेकिन पल्ले कुछ नहीं बचा उनके। मैंने कहा खातून मोहतरमा मुझे ये बताइए आप घर क्यों नहीं छोड़ती यहाँ से? 4-5 इश्तिहारियाँ सामने रहते हैं, दुश्मनी आपकी 10-12 कदम की है, तो आप लोग कमज़ोर लोग हैं, अब शौहर भी नहीं रहा, तो यहाँ से चली जाओ, छोड़ दो इस घर को, बच्चे लो और चली जाओ कहीं और। कहती बाजी ने पैसे नहीं कि मैं इत्थों जावां, कित्थे जाके मैं खाना है, बच्चे लैके कित्थे बैठा, किवें मैनेज करा? मैंने कहा रोटी कम खा लो लेकिन जान तो बचा लो। कहती की करना है हुण इस जान दा, 3 बच्चियां विआहतियां ने, उन्हां नूं ताने मिलदे ने, इहदे हालात तुहाडे सामने है, मैं बेवा हो गई, बस ठीक है, जदों तक इन्हां नूं इंज नहीं मारोगे मैं नहीं छड्डना। वो जिद्दी हो गई है खातून कि मेरे बद्दे के साथ, मेरी बेटी के साथ ये किया, मैं नहीं हटती, अब मैं बैठी हूँ। आप मुझे बताइए वो किस नहज पर आई होगी कि वो एक सामने राइफल खड़े 5 लोगों से डर नहीं रही। वो कहती मैं बैठी हूँ इधर ही, मार भी खा लिया, इज्जत भी लुटवा ली है, शौहर भी गवा लिया है, फिर भी कहती मैं बैठी हूँ। अच्छा, इस केस पर आपकी पुलिस वालों से बात नहीं हुई कि नहीं, एक तरफ नाइंसाफी हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं? अच्छा हमारे यहाँ ना अगर पुलिस के साथ राब्ता करें, एक जनरल ओपिनियन, इस सवाल का जवाब जनरल है। आप उनको कहें ना कि ये केस हो गया है, 5 बंदे के साथ ऐसा हो गया है, चलें हम इसी केस की बात करते हैं, ऐसा हो गया, आपने क्या किया? कहते आप कौन है, आप क्यों पूछ रहे हैं? भाई हम एक साफी हैं, हम पूछ रहे हैं। जब हम इस केस को फाइनल कर लेंगे फिर बता देंगे आप लोगों को। अगर तो बंदे पकड़े हों तो फिर तो वेलकम कर करके बुलाते हैं, आओ जी देखो केस को, ऐसे कर दिया तो वैसे कर दिया। अब एक जो अच्छा साफी होता है ना नडर, वो सिर्फ खबर देता है, पार्टी नहीं बनता, पर्सनल नहीं होता, और खबर दे के कहता है ओके डन। मुझे बनना था, इस बच्ची की आवाज में बनी और बनकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ गई। मैंने अपनी नौकरी कर ली है, मेरे हिस्से का काम हो गया। अब मरियम नवाज साहिबा के आगे मेरी ज़ाती तौर पर आपके पॉडकास्ट में भी ये दरख्वास्त है और मैंने अपने शो में भी ये दरख्वास्त की थी कि मेहरबानी करें, वहाँ पर एक्शन लें, वहाँ पर भेजें जो प्रोटेक्शन वाले हैं, जो हौसले देते हैं, जो सपोर्ट करते हैं। इस लड़की को भी सपोर्ट चाहिए और इसकी बेवा माँ को भी सपोर्ट चाहिए। इनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इनको जान का भी ख़तरा है, इनको उस घर का भी ख़तरा है कि कहीं फिर आके अंदर ये काम ना कर दें, तो इनकी तरफ ज़रा नज़र दौड़ाएँ। और अगर डीपीओ साहब भी इस पर अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। ईसा साहब ने एक्शन भी लिया, भेजा भी, अगले दिन बुलाया भी, लेकिन अफसर ने जो बीच में था, स्टाफ ऑफिसर, उसने पहुंचने ही नहीं दिया। अब ईसा साहब से मेरी ये मोतमाना गुजारिश है कि आपने पूछा कि साइला क्यों नहीं आई? आपको पता होना चाहिए ना कि आपका कौन सा स्टाफ ऑफिसर बीच में बैठा है, क्या कुछ कर रहा है। ईसा साहब नो डाउट एक अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन बीच का बंदा अफसर तक साइला को पहुंचने नहीं देता, तो बाहर जाके इमेज डेवलप क्या हुआ? वड्डे अफसर ने गल कोई नहीं सुनी। ये किसी को नहीं पता कि स्टाफ ऑफिसर ने बीच में बैठ के अपनी वैरायटी दिखाई है, ये किसी को नहीं पता। तो ईसा साहब थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करें कि जिसको आपने बुलाया अपने पास वो आए या नहीं आए। और आपको ये रिपोर्ट दी गई होगी यकीनन कि हमने तो 4 दफ़ा कॉल किया है, वो लोग आए नहीं। तो अगर एक 1.5 मिनट की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की कॉल पर साइला से आप बात ही कर लें, तो क्या ही बातें हैं आपकी, पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जगह जगह मोबाइल और पीटीसीएल लग्जरी ऑफिसेज हैं आप लोगों के, 30 सेकंड की कॉल काफ़ी है। अच्छा, आप पूरे पंजाब के अंदर केस रिपोर्ट करती हैं, सीसीडी के आने के बाद आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ है कि क्राइम के अंदर रियलिटी में ऑन ग्राउंड कमी आई है? मुझे लगता है कमी आई है, बहुत कमी आई है, ख़ुसूसी कैसे तौर केसेस पर। में? एक तो ये है ना कि हम ये सुनते हैं कि केस हुआ, अब उसका पर्चा दर्ज होना है, लिखा जाना है, मुल्ज़िम पकड़े जाने हैं, फिर आगे केस अदालत में जाना है, फिर मामला सेटल डाउन होना है या नहीं होना, ये तब की बातें हैं। हम ये कहेंगे महीना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 1 साल। लेकिन इस इदारे ने बस दूध का दूध और पानी का पानी किया है, फैसला करो, ख़त्म करो बात। क्रिमिनल बंदे को नहीं उसको इस काबिल छोड़ा कि वो कोई ऑफ़र कराए या कोई सिफ़ारिश ढूँढे, कोई काम करे।
किसी को किया फ्राई और किसी को किया हाफ फ्राई, और लोगों ने खाए अंडे, किसी ने हाफ फ्राई और किसी ने फुल फ्राई। और बेशुमार ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने तौबा कर ली है। बहुत अच्छी बात नहीं है? बहुत अच्छी बात है। लोगों ने तौबा कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात और यहाँ पर मैं, जितना का मेरा इतना सा तजुर्बा है आप लोगों के आगे, आप लोग बड़े हैं, आप लोगों का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है हमसे। मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा जुर्म को और गलत चीज़ को रोक पाते हैं तरबियत से, अच्छे और बुरे की तमीज़ से। एक गांव में एक शख्स गुंडा है, वो कत्ल करता ही रहता है, वो इश्तिहारी है। आपके हत्थे चढ़ गया, उसके साथियों की फायरिंग से वही मर गया, मान लिया। आपको नहीं लगता कि कल को उसकी फैमिली, उसके चेले, उसके सबॉर्डिनेट्स, उसके वकील उठ के आप पे रिटें करेंगे या पूछेंगे बताओ भाई साबित करो कैसे? आपके और मेरे जैसे लोग नहीं होते वकील, बाल की खाल खींच लेते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं दसो गोली की दिसी, खौल किस गोली का था, पिस्टल जो बरामद करके पर्चे में लिखी है वो पिस्टल कौन सी है, मैच करती है, थंबप्रिंट कौन से थे उस पिस्टल को। अब उनके इख्तियारात है ना, वो वकील है, वो लड़ सकता है। आप और मैं अदालत में जाके नहीं ऐसे बोल सकते, हम यहाँ बैठ के बोल सकते हैं। वो चीज़ें कल को फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, लेकिन अब जो नई एफआईआर हो रही है ना, उसके अंदर दो तरफा फायरिंग है। उसमें लिखा जाता है कि ये जो हेड कांस्टेबल था, इसकी बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर गोली लगी और फिर गोलियों का तबादला हुआ, फायरिंग के तबादले में मुलजिम मारा गया। अब जो लेटेस्ट एफआईआर हो रही है वो ये है। और साथ में एक जुमला ये भी ऐड कर लें, ये कहते हैं कि इनकी फायरिंग के तबादले में इन्हीं के साथी की फायरिंग से इनका बंदा तो मरा, साथ हमारा एक कांस्टेबल भी शदीद ज़ख्मी हो गया है, जिसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, इलाज मुआवजा जारी है और बहुत जल्द वो दोबारा से खड़ा होगा, वर्दी पहनेगा और इंसाफ दिलवाएगा लोगों को। ये जुमला भी ऐड होता है इसमें। वंस अगेन, बुरे के पीछे बुरा, अच्छे के पीछे अच्छा। एक बुरे को मारे, उसके पीछे 10 खड़े हो जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। वो कहते हैं अच्छा साडा बंदा मारे, हुण असीं दसांगे। सुने नहीं है किस्से? सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इवन देन कांस्टेबल्स गए थे रेड करने, आगे से फायरिंग हुई, मर गए। सुना ही है ना? वो फिर इसी तरह ही मरते हैं लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि और अंदाज में क्राइम ख़त्म किया जाए तो शायद हो जाएगा। इस अंदाज में क्राइम ख़त्म आप अभी कर रहे हैं, हो भी रहा है, मैं इनकार नहीं कर रही, हो भी रहा है, लेकिन कब तक? स्पेल आता है, गर्मी आती है ना, स्टार्टिंग में गर्मी थोड़ी है, अगले महीने ज़्यादा है, फिर शिद्दत है, फिर बरसात है। आजकल हम बरसात को फेस कर रहे हैं। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये बरसात ही रहेगी, 2 महीने के बाद तो ठंडी हवा चलेगी। वो ठंडी हवा जब चलेगी उसके लिए क्या करना है, ये भी बताएं। माजी में इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमने बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस को रिपोर्ट किया। अगर आप उन केसेस का फॉलो अप जानना चाहते हैं कि अदालती कार्रवाई क्या हुई, पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की, तो उस केस को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि अगले पॉडकास्ट में हम वो केस आपके सामने रखें।